नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम राजस्थान के इतिहास का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे और किस प्रकार राजस्थान के इतिहास को बांटा गया है और सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। आज हम उस राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं इतिहास के बारे में बात करूं या इतिहास की परिभाषा या मैं आपको अर्थ बताऊं तो इतिहास का मतलब होता है ऐसा समय जो बीत चुका है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है, उन घटनाओं को वर्तमान में साक्ष्य व क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। मतलब कि ऐसा समय जो बीत चुका है, उस समय में जो घटित हुई घटनाओं को वर्तमान के सापेक्ष अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। एक होता है दूसरे शब्द अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, और साक्ष्य का मतलब होता है स्रोत। जो हम पढ़ने जा रहे इतिहास उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, या हम कहें तो किस माध्यम से मिलती है। तो वो जानकारी हमें पुरातात्विक शोध के माध्यम से मिल सकती है, किसी इतिहासकार द्वारा अगर कोई पुस्तकें लिखी हुई है तो पुस्तकों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है, अभिलेखों से इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है, शिलालेखों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है, किसी शासक की जीवनी के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। तो इतिहास का मतलब यही है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो मतलब कि इतिहास की परिभाषा क्या हो गई, अतीत की घटनाओं या ऐसा समय जो बीत चुका है, उन घटनाओं को वर्तमान में साक्ष्य व क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। परिभाषा हो गई, साक्ष्य हो गया, एक आता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब होता है सीक्वेंस। जो आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उसमें हर एक घटना को जोड़ के पढ़ना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि आपको इतिहास के बारे में सही और ढंग से जानकारी प्राप्त हो, कुछ गलत तथ्य आपके सामने नहीं आए। तो इतिहास का मतलब यही है कि हमें समय के हिसाब से पढ़ना चाहिए, हर एक घटना को जोड़ के पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें इतिहास के बारे में सही जानकारी मिल सकता है। ये तो आपके इतिहास के बारे में बेसिक परिभाषा हो गई। फिर आता है, अगर हम राजस्थान के इतिहास का विभाजन करें तो मुख्यतः राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले तो आप कह सकते हो प्राचीन इतिहास, फिर आता है मध्यकालीन इतिहास, फिर हम कह सकते हैं आधुनिक। प्राचीन इतिहास में हम उन टॉपिक को पढ़ते हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि कुछ सभ्यताओं का इतिहास पढ़ते हैं, सभ्यताओं के बाद जैसे कालीबंगा हो गई, हाड़ हो गई, गिलूंड हो गई, नौ हो गई, सुनारी हो गई, ऐसी बहुत सी राजस्थान में सभ्यता मिली है। उस सभ्यताओं के से राजस्थान के या किसी दूसरे इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो हम इन सभ्यताओं के माध्यम से इतिहास के बारे में क्या पता लगा सकते हैं, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें एक टॉपिक आता है सभ्यताओं के बारे। सभ्यताएं तो प्राचीन जो राजस्थान का भाग है उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सभ्यताएं। इसमें आपके कालीबंगा हो गई, आपके हाड़ हो गई, गिलूंड हो गई, इन सभ्यताओं से जो इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है वो हम पढ़ते हैं। फिर कुछ अभिलेख आते हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, या वो अभिलेख किस राजा ने लगाया, या हम कह सकते हैं किस समय लगाया, या हम कह सकते हैं कि उस राजा के बारे में हमें अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है। तो मुख्यतः हम इनमें अभिलेख पढ़ते हैं जो राजस्थान में राजाओं द्वारा लगाए गए। फिर शिलालेख, किसी कठोर सत्ता पे कुछ लेख लिखा हो तो शिलालेख। फिर ताम्रपत्र, राजा कोई
दान व दक्षिणा करता है तो ताम्रपत्र पर कुछ अंकित करवाता है। तो उस ताम्रपत्र पर से हमें क्या जानकारी मिलती है या किस प्रकार वो दक्षिणा देता था, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर कुछ मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन, उस मिट्टी के बर्तनों से हमें राजस्थान के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो इस प्राचीन भाग में हम जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसके बारे में पढ़ते, जिसमें आपके सभ्यताएं हो गई, अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, ताम्रपत्र हो गए, या हम कह सकते हैं मृत भांड हो गए। फिर हम कह सकते हैं इतिहासकार द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है, उस पुस्तकों के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, वो इसमें मुख्यतः पढ़ते हैं। फिर आता है मध्यकालीन राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में राजवंशों का शासन था। तो मध्यकालीन में हम मुख्यतः राजवंशों का इतिहास पढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यतः 19 रियासतें थी और एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने, इसमें आपका एक 3 ठिकानों के बारे में पढ़ते हैं। 19 रियासतों में कौन सी रियासतें थी अगर मैं बताऊं तो आपको, तो मेवाड़ में गुइल वंश या सिसोदिया वंश का हम इतिहास पढ़ते हैं। और मेवाड़ वंश सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, जो मेवाड़ के सबसे आगे राजस्थान के सबसे नीचे के आते हैं ना, इसमें आपके उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया, जो ये दक्षिणी क्षेत्र आता था वो मेवाड़ के अंतर्गत आता है। और मेवाड़ में आपके गुइल वंश या सिसोदिया वंश ने राज किया। उन वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। उनका सामान्य परिचय क्या था, उनका उत्तराधिकारी संघर्ष क्या था, उनके द्वारा जो करवाए गए महत्वपूर्ण कार्य हम पढ़ते हैं। उनके समय में जो कला संस्कृति थी या स्थापत्य कला थी या किसी कार्य द्वारा कोई निर्माण करवाया गया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मेवाड़ एक रियासत थी जिसके जो भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये जो दक्षिणी क्षेत्र आता है ना वो मेवाड़ क्या आता है, मेवाड़ के अंदर आता है। और मेवाड़ आपके सबसे प्राचीन रियासत थी। ठीक है। फिर आता मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। अगर मारवाड़ में बात करें तो मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया, मुख्यतः राठौड़ वंश ने शासन किया। और अगर हम प्रशासनिक रूप से देखें तो मारवाड़ में आपके जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया, किशनगढ़ आ गया, ये वाला क्षेत्र नागौर का क्षेत्र है, आपके पाली का क्षेत्र है, ये मारवाड़ में आता है। और मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। ये तो 2 रियासतें हो गई। फिर अगर हम राजस्थान की में जो 19 रियासतों में और रियासतें देखिए तो आपके जयपुर रियासत आती है, जयपुर ढूंढाड़, जिसे आप आमेर ढूंढाड़ कह सकते हो। इसमें आपके कछुआ वंश ने शासन किया था। और हम इसकी अगर विशेषता कहें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर, जो ढूंढाड़ या आमेर कहे तो इसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी। अगर प्रशासनिक रूप से अगर हम देखें तो इसमें जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, ये आपके क्षेत्र आता है इसमें। और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। और इसमें कछुआ वंश ने शासन किया था। फिर हम अपनी अगली रियासत देखें तो फिर आती है टोंक, जो मुस्लिम रियासत थी। टोंक जो आपके वहां पे मुस्लिमों ने शासन किया तो टोंक मुस्लिम रियासत थी। और इसमें हम मुस्लिमों का इतिहास पढ़ते हैं। फिर आती है आपके झालावाड़। अगर मैं झालावाड़ की विशेषता बताऊं आपको तो
तो झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। कौन सी रियासत? नवी, सबसे नई रियासत अगर माने तो झालावाड़ थी। और फिर अगर मैं दूसरी बात करूं तो जैसलमेर में भाटी राजवंश, करोड़ी, तो जैसलमेर और करोड़ी दो रियासत यादव राजवंश के बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें जैसलमेर और करोड़ी में। फिर आपकी आती है भरतपुर और धौलपुर, इसमें हम जाट राजवंशों का इतिहास पढ़ते हैं, जाट वंश के बारे में पढ़ते हैं। भरतपुर धौलपुर जो आपके पूर्व की साइड आती है, जिसमें हम जाट राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपके एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश कह सकते हैं, और यहाँ पे जो अंग्रेजों ने अपना जो मैंगनी दुर्ग बनाया, अपने प्रशासन का संचालन यहाँ से करते थे, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं अजमेर में। मुख्यतः अजमेर में आपके जो चौहान राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपके सिरोही के चौहान, फिर आपके रणथंभौर के बारे में इतिहास पढ़ते हैं, आपके उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर अजमेर को अंग्रेजों ने अपना प्रशासन या प्रशासनिक रूप से अपने अधिकार में लिया, फिर अंग्रेजों के जो प्रमुख व्यक्ति हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्यतः अजमेर में आपके चौहान वंश का केंद्र था, अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपके रणथंभौर के बारे में पढ़ते हैं, फिर पाली के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यतः बड़ी रियासतों में यही रियासत है। सबसे प्राचीन रियासत आपके मेवाड़ हो गई, फिर आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ हो गई, जनसंख्या की दृष्टि से आमेर हो गई, भरतपुर धौलपुर आपके जाट रियासत हो गई, टोंक आपके मुस्लिम रियासत हो गई, और आपके झालावाड़ नई रियासत हो गई, और आपके जैसलमेर और करोड़ी यादव राजवंश होगी, और एक अजमेर केंद्र शासित प्रदेश जिसमें अजमेर में हम चौहान वंश के बारे में पढ़ते हैं। फिर चौहान वंश की शाखाएं जो हुई, जिसमें पाली के चौहान वंश के, जालोर के चौहान, आपके रणथंभौर के जो चौहान हुए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फिर 19 रियासतें हो गई, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, 3 ठिकाने, इसमें आपके लावा, नीमराना और आपके कुशलगढ़, इन 3 ठिकानों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपके लावा आपके टोंक में है, नीमराना अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। टोंक, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा में। तो मध्यकालीन में जो राजवंशों का इतिहास है, मध्यकालीन में राजाओं ने शासन किया, तो मुख्यतः इन राजवंशों के बारे में पढ़ते, जिसमें आपके गोइल व सिसोदिया, राठौड़, आपके कछवा राजवंश, मुस्लिम रियासत में मुस्लिमों का शासक, झालाओं में कोटाबूंदी झालावाड़ का जो क्षेत्र है झालाओं का इतिहास, फिर चौहानों के इतिहास, आपके भरतपुर धौलपुर में आपके जाट राजवंशों का इतिहास, और जैसलमेर में आपके जो यादव राजवंश पार्टी का इतिहास हम मुख्यतः पढ़ते हैं। प्राचीन भारत मैंने आपको बता दिया, मध्यकालीन भारत आपको प्राचीन राजस्थान और मध्यकालीन राजस्थान आपके हो गए। फिर आता आधुनिक इतिहास, कि हम आधुनिक इतिहास में कौन से टॉपिक ले सकते हैं। आधुनिक का अगर हम मतलब देखें तो आधुनिक का मतलब होता है नवीन। नवीन मतलब नया, और नया मतलब क्या हो सकता है? कुछ विचार हो सकता है, किसी व्यवसाय में कुछ नया हो सकता है, शिक्षा में कुछ चीज नहीं हो सकती है, या कोई समाज में कोई नवीन विचारधारा हो सकती है। तो भारत में या राजस्थान में कोई नया कब होगा? जब भारत में या राजस्थान में कुछ बाहरी व्यक्ति आएगी, और बाहरी व्यक्ति कौन आए भारत में या राजस्थान में? आपके अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों के बाद का जो इतिहास हम पढ़ते हैं लगभग वो आधुनिक इतिहास माना जाता है, वो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। तो मुख्यतः हम आधुनिक इतिहास के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? तो सबसे पहले तो आपके
आपके जो मराठों का संघर्ष हुआ, मराठों और राजपूतों का जो संघर्ष हुआ उनके बारे में पढ़ते हैं। एक टॉपिक आपके ही आता है कि मराठों और राजपूतों का जो संघर्ष हुआ वो पढ़ते हैं। फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ उनके वो पढ़ते हैं। और उसके बाद में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का, उसके बारे में देखते हैं कि किस तरह 1857 के बाद में जो परिणाम हुआ या रिजल्ट निकला उनके बारे में देखते हैं। फिर जो किसान आंदोलन हुए, जो अपने हक के लिए आवाज उठे, उन किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, जो क्षेत्रीय रियासतों में या क्षेत्रीय जगहों पे जो आंदोलन हुए मुख्यतः उन आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपके जो प्रजामंडल आंदोलन हुए, प्रजामंडल उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए जो प्रजामंडल आंदोलन हुए मुख्यतः प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। फिर कैसे राजस्थान की रियासतों का, जब देश आजाद हुआ तो कैसे राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ उनके बारे में पढ़ते हैं। मुख्यतः आधुनिक इतिहास में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। फिर आता है विविध तथ्य। विविध तथ्य में हम वो प्रश्न देखते हैं या वो महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो एग्जाम में आ चुके, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्यूशन देखते हैं। और जो हमने पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो हम प्रश्नों के माध्यम से एक बार देख लेते हैं कि पिछले एग्जाम में इनसे प्रश्न बने हैं या नहीं, तो वो विविध तथ्यों में देखते हैं। इस तरह अगर हम राजस्थान का इतिहास बांटते हैं तो मुख्यतः प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में हम राजस्थान का इतिहास बांट के पढ़ते हैं। तो मोटे तौर पे राजस्थान के इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन में जो राजवंशों का इतिहास हुआ इनको बांट के पढ़ते हैं। तो हम आगे 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, कैसे राजस्थान में 1857 का विद्रोह हुआ उनके बारे में बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।